अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं। इश्क में था नावल की दूसरी किस्त। मर्दान खाने में गहरी खामोशी छाई हुई थी। आज तक इस हवेली में जो नहीं हुआ था वो हो गया था। बेयकीनी थी। सरदार अब्दुल रहीम एक तरफ बेटे की जुर्मदाना कदम पर मसरूर थे तो दूसरी तरफ इनको इलाके के मौजीन की भी फिक्र थी। लोग इस निकाह के बाद इनके लिए कैसा रवैया रखते। इस इलाके में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भागी हुई लड़की को किसी ने कबूल किया हो या इसे अमान दी हो। अगर वो ये काम करते तो यकीनन लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होते। अजीब पचीदा सा मामला हो गया था। एक तरफ जान से प्यारा बेटा था तो दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही कदीम रवायात जिनमें किसी तब्दीली या नरमी की गुंजाइश नहीं थी। सरदार अब्दुल लतीफ़ उठ कर चले गए थे। शायद इन्हें ज़ारून का फैसला पसंद नहीं आया था, मगर सरदार अब्दुल रहीम परेशान बैठे थे। इनका दिल दो हिस्सों में बट गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी ज़ारून इनके कदमों में आकर बैठ गया था। मैं जानता हूँ बाबा साईं, आपके लिए फैसला करना आसान नहीं है। मेहराब को इज़्ज़त देने का मतलब इलाके में अपने लिए बगावत को जन्म देना है, अपनी साख खराब करना है। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने एक अलग राह निकाली है। एक ऐसी राह जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इसका दिमाग ऐसे मौक़ों पर बहुत चलता है था। सरदार अब्दुल रहीम ने निगाहें इसके चेहरे पर जमा दी। कैसी राह? मैं अब अब्रोड नहीं जाऊँगा बाबा। मेरी तालीम से ज़्यादा ये मसला मेरे लिए अहम है। मेहराब को ज़हनी तौर पर नए रिश्ते में बंधने के लिए अभी वक्त की ज़रूरत है और मुझे भी। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं शहर में कोई अच्छी जगह देकर वहाँ घर तामीर करवाता। जब तक वो मुकम्मल होगा हम या निकाह की रस्म करके मेहराब और मरियम चाची को शहर शिफ्ट कर देंगे। इसी निकाह के साथ अहमदाबाद के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर इसकी शादी तय कर देंगे। इलाके के लोगों के लिए ये शादी मेहराब से इनकी तवज्जो उठाने का बहाना होगी। बाद में जब लोग इस मसले को भूल जाएंगे, मरियम चची और मेहराब फिर से हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। इसने सब कुछ पहले प्लान कर रखा था। सरदार अब्दुल रहीम ने पुरसोच अंदाज में आहिस्ता से सारे ला दिया। लाल हवेली में नई तारीख रकम हो रही थी। जिसने भी सुना ज़ारून मेहराब अब्दुल करीम से शादी कर रहा है, इसने दांतों तले उंगली दबा ली। भला ज़ारून अब्दुल रहीम को लड़कियों की कमी थी जो इसने एक बागी और दत्कारी हुई तलाक याफ्ता लड़की को अपने लिए चुन लिया। मरियम बेगम पर तो मानो गशी की कैफियत आ रही थी। इनकी बेटी आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई थी। इधर मेहराब बेहाल थी। अम्मी, मुझे ज़ारून से शादी नहीं करनी। इससे बेहतर है कि मुझे भी नायाब की तरह शब के अंधेरे में बेदर्दी से मार दिया जाए। जिस वक्त इसे निकाह के लिए तैयार किया जा रहा था, इसने मरियम बेगम के हाथ पकड़कर इनसे कहा था। जवाब में उन्होंने रख का एक थप्पड़ इसके भीगे हुए गाल पर जड़ा था। पागल हुई हो, मना किया था तुम्हें मदरसे बच जाओ, मगर तुमने अपनी मर्जी की। नतीजा देख लिया ना इसका, अब भुगतो। मगर खुदा का वास्ता तुम्हें मेरी तरबियत का मजीद तमाशा मत बनाओ। वो खुद अंदर से चूर चूर थी। बेगम अब्दुल रहीम जो पास ही खड़ी थी इनके शिकस्ता लहजे पर आगे बढ़ी। कैसी लड़की हो तुम मेहराब अब्दुल करीम? मेरे बेटे ने सालों पुरानी हवेली की रवायत तोड़कर तुम्हें मौत के मुंह से निकाल लिया और तुम हो के अभी भी अपनी जिद पर उड़ी हो। क्या चाहती हो तुम? इस हवेली में कोई सुकून का सांस ना ले। वो शिकवा कना थी। मेहराब के लबों पर अस्ताजिया सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो बोली तो इसके लहजे में टूटे कांच सी चुभन थी। मुझे इस हाल में पहुंचाने वाला खुद आपका बेटा है। बड़ी अम्मी, नायाब की बेकसूर मौत का जिम्मेदार भी वही है। सुन रही हो मरियम, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? हवेली के सरदारों तक अगर ये बात पहुंच गई तो क़यामत आ जाएगी। आ जाइए क़यामत। मुझे आप किसी क़यामत का डर नहीं, मगर मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बताऊंगी कि आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। बेगुनाह होते हुए भी मुझे सब की नज़रों में गुनाहगार बना दिया। कभी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी अम्मी, मेरी नायाब की बद्दुआएं कभी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। बस बहुत हो गया, ज़बान बंद करो लो लड़की, नहीं तो चीर कुएं तुम्हारी बोटियां नोच खाएंगे। मारे गैज़ व गज़ब के बेगम अब्दुल रहीम का वजूद कांपने लगा। तभी इनकी बड़ी बहू आगे बढ़ी थी। आप यहाँ से चलें अम्मी, ये लड़की इस काबिल है ही नहीं कि इस पर कोई एहसान किया जाए। सही कहा, ज़रा सी शर्म भी होती तो इसके अंदर। तो ज़ारून भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोचती। जो शख्स समुंदर पार बैठा था अपने गुनाह को इसके सर पर थोप रही है। ये इसे देखो, फिर भी इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हवेली में सबसे लड़ता फिर रहा है। छोटी बहू क्यों पीछे रहती? मरियम बेगम ने कड़ी निगाह इसके झुके सर पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। इनके पीछे ही बेगम अब्दुल रहीम और इनकी दोनों बुएं भी वहाँ से चली गई थी। बात दबा ली गई थी, वरना कुछ बेहद था कि हवेली वाकई तूफानों की जिद में आ जाती। इसी शाम मर्दान खाने में इलाके के मौलवी साहब को बुलाकर खामोशी से
ज़ारून का निकाह मेहराब अब्दुल करीम के साथ पढ़ा दिया गया। सरदार अब्दुल रहीम इनके बड़े दोनों बेटों की कोशिश थी कि फ़िलहाल इलाके में यह बात किसी को पता ना चले। इसी मकसद के लिए उन्होंने मौलवी साहब को भी ताकीद कर दी थी कि ये राज अभी राज ही रखे। सरदार अब्दुल लतीफ़ अलबत्ता इस निकाह से कुछ खास खुश नहीं थे। आबाद पिछले 3 रोज़ से हवेली से गायब था। मेहराब अब्दुल करीम की बेवफाई के बावजूद इसे अपनी आंखों के सामने गोली का निशाना बनते हुए देखना इसकी बर्दाश्त से बाहर था। इस रात पूरे दिन हवेली से गायब रहने के बाद वो हवेली वापस लौटा था। रात के 12 बजे थे मगर ज़ैनब बेगम जाग रही थी। वह अपने कमरे में बेड पर बैठा पाँव को जूतों की कैसे आज़ाद कर रहा था जब वो इसके कमरे में चली आई। अरे अम्मी जान, आप अभी तक जाग रही हैं? माँ को सामने देखा वो फ़ौरन उठा था। ज़ैनब बेगम असबात में सारे लाती इसके बेड के कोने पर टिक गई। ज़ारून और मेहराब का निकाह हुआ है, अभी कल सुबह दोनों शहर चले जाएंगे। ज़ैनब बेगम को खबर होती हुई कि इनकी इत्तला इनके लाडले इकलौते बेटे पर कैसी बिजली बनकर गिरेगी तो शायद वो कभी इसे यह बात न बताती। आबाद को लगा जैसे एक ही पल में किसी ने इसका वजूद बम से उड़ा दिया। अगले चंद लम्हों तक इसे जैसे अपनी इस बातों पर यकीन ही ना आया कि ये क्या कह रही हैं अम्मी। साहब कदरे बहाल हुए तो वो बोलने के काबुल हुआ। ज़ैनब बेगम इसके साथ से बेखबर सर झुकाए कह रही थी, तुम्हारी रानी बजाय मेरे बच्चे, आज से पहले कभी ऐसा हुआ जो नहीं, मगर ज़ारून ने ऐसा कर दिखाया। सबसे लड़ा है वो मेहराब के लिए, और मेहराब को देखो बजाय इसका एहसान मानने के वो अपने गवाह का इल्ज़ाम इसी के सर पर थोप रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मर्दों तक ये बात नहीं पहुंची, वरना शायद हवेली में क़यामत ही आ जाती। वो सादा दिल खातून थी, अपनी सादगी में जो मुनासिब लगा सब बताती गई। आबाद को लगा जैसे इसका सांस सीने में अटक गया। उसे याद आया मेहराब ने इसे बताया था कि नायाब की नागानी मौत ज़ारून की चाल थी। इसने ये भी बताया था कि वो इससे परेशान करता है, वो इससे खौफज़दा अरसा थी। इसने इसे ये भी बताया था कि बचपन से ज़ारून की इस पर नज़र थी। सिर्फ इसे पाने के लिए इसने नायाब को रास्ते से हटाया था, तो आबाद को रास्ते से हटाना क्या मुश्किल था। इसने मेहराब से वादा किया था कि वह ज़ारून का बंदोबस्त करेगा, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई थी। इससे पहले ही वह अपनी चाल चल गया था। ज़ैनब बेगम इसकी हालत से बेखबर और भी जाने क्या क्या कहती रही, मगर वो कुछ सुन ही कहाँ रहा था। इसका दिमाग तो जैसे माफ हो गया। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, मैं भी अजीब हूँ। बजाय रोटी पानी का पूछने के और ये किससे ले बैठी। इसकी खामोशी को महसूस करते हुए उठ खड़ी हुई थी। आबाद ने बाप मुश्किल खुद को संभाला, नहीं अम्मी, मैं खाना खा कर आया हूँ, अभी बस आराम करूँगा। अंदर जखड़ चल रहे थे, मगर इसने खुद पर जब्त कर रखा था। ज़ैनब बेगम इसे दुआएं देती चलेगी तो इसने कमरा लॉक कर लिया था। दिल की हालत ऐसी थी गोया पसलियाँ तोड़ कर बाहर निकल आएगा। कितना कमज़ोर और बुज़दिल साबित हुआ था वो कि एक लड़की को जिसका किरदार पहले रोज़ से इस पर वाजिया था, वो सख्त मुश्किल में अकेला छोड़कर खुद एक तरफ हो गया था। कैसी बोधी मोहब्बत थी इसकी। इसने अपनी मोहब्बत का यकीन करने के बजाय अजनबी लोगों का यकीन किया और ज़ारून ने इससे फ़ायदा उठा लिया। एक ज़रा सी चाल से इसने वो रास्ता बंद कर दिया जिससे वो मेहराब तक पहुंच सकता था, जिससे मेहराब तक इसकी रसाई मुमकिन हो सकती थी। कितना शातिर निकला था वो, और कितना बड़ा बेवकूफ़ साबित किया था इसने आबाद लतीफ़ को। काश वो इसकी तरफ से गाफिल ना रहता तो आज ये नौबत ना आती। वो यूं चुप कर वार ना करता। इस वक्त कमरे में कोई भी कीमती चीज़ इसके गुस्से से महफूज नहीं रह सकती थी। इसका बस नहीं चलता था वो पूरी हवेली को तोड़ फोड़ कर रख दे। क्या सोचती होगी मेहराब इसके बारे में? बस यही थी इसकी मर्दानगी, इसकी मोहब्बत, इसका इतबार। एक बार फिर इसने खबर नहीं होने दी कि वो इस पर शक करने लगा है। इसके दिल में इसके लिए बाल आ रहा है। कति बेखबर रखकर इसे बेच मंजदार में अकेला डूबने के लिए छोड़ दिया था। कितना बड़ा नुकसान कर दिया था इसने इसका, ऐसा नुकसान जिसका अजाला वो जान देकर भी अदा नहीं कर सकता था। कभी गम की आग में जल उठे, कभी दाग दिल ने जला दिया। ऐ जुनून इश्क बता ज़रा मुझे क्यों तमाशा बना दिया। गम इश्क कितना अजीब है, ये जुनून से कितना करीब है। कभी अश्क पलकों पे रुक गए, कभी सारा दरिया बहा दिया। ऐ जुनून इश्क बता ज़रा मुझे क्यों तमाशा बना दिया। जो रुके तो गोए गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। राह याम हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अगली सुबह रात होते ही फैसले के मुताबिक ज़ारून मेहराब को लेकर शहर निकल गया था। मरियम बेगम ने बेटी को यूं रुखसत किया जैसे किसी जनाजे को आखिरी बार घर से विदा करते हैं। अब आज जो रात से जाग रहा था हवेली से, ज़ारून के निकलते ही खुद भी बिना किसी को मतलब कि यह गाड़ी लेकर इसके पीछे ही हवेली से निकल गया। ज़ैनब बेगम से इसे पता चला कि फ़िलहाल ज़ारून ने शहर में किराए की पर कोठी
कोठी लेकर वही मेहराब को रिहाइश का बंदोबस्त किया है। इसका इरादा मरियम बेगम को भी साथ ले जाने का था, मगर इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो शायद जाकर रह सकती। वह ज़ारून का ठिकाना देखना चाहता था ताकि इससे अपनी शिकस्त का बदला ले सके, और अपने इस मकसद के लिए इसने हवेली से शहर तक ज़ारून और मेहराब की गाड़ी का पीछा किया था। शहर के कदरे पोश एरिया में कशादा सड़क पर एक नाइदीदा जेब बंगले के सामने इनकी गाड़ियाँ रुकी थी। आबाद की गाड़ी कदरे फासले पर नगाहों से ओझल ही रही। इसने देखा नारंगी लिबास में मलबूस मेहराब अब्दुल करीम गाड़ी से यूं उतरी जैसे कोई जिंदा लाश हो। पहलू में तेजी से धड़कता दिल गोया कट कर रह गया था। कदरे फासले से वो देख सकता था कि ज़ारून की आंखों में कितनी चमक थी, अपनी जीत की चमक, अपने मकसद में कामयाब होने की चमक। वो फाते था। इसने किसी फाते की तरह ही मेहराब अब्दुल करीम का हाथ थाम कर इसे बंगले की तरफ धकेला था। तुम्हारा सो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। बंगले की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसने तीखी निगाह इस पर डाली। वो खामोश रही थी। तुम्हारे लिए बेहतर यह है मेहराब अब्दुल करीम कि तुम इस हकीकत को कबूल कर लो, वरना मुझे तो जानती ही हो तुम बड़े टेढ़े दिमाग का इंसान हो। ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि सांस लेने को भी तरसोगी तुम। वो इसकी जामत चुप से खाइफ हो रहा था। मेहराब के लबों पे बड़ी मुजरू सी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं सांस लेने को तरसूंगी? निम आंखों के साथ इसकी जख्मी मुस्कुराहट ने ज़ारून को तपा कर रख दिया। गोया तुम चाहती हो कि ज़िंदगी को अब भी तुम पर मज़ीद तंग किया जाए। करके देख लो, सवाई जिस्म के कुछ हासिल ना कर पाओगे। चलो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या हासिल होता है और क्या नहीं। वो कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी गाड़ी में इन दोनों को साथ साथ चलते देखकर आबाद ने स्टेयरिंग पर जोरदार मुक्का मारा था। वहाँ से हवेली वापसी पर इसका गुस्सा गोया आसमान को छू रहा था। मर्दान खाने में इस वक्त सरदार अब्दुल रहीम उनके दोनों बड़े बेटे मौजूद थे। हवेली के पिछवाड़े में गाड़ी खड़ने के बाद तेज तेज चलता वो सीधा वही पहुंचा। सरदार अब्दुल रहीम इसे इस वक्त शदीद गुस्से में देखकर पूछे बगैर नहीं रह सके थे, क्या बात है बरखुदार, बहुत गुस्से में लग रहे हो? जी हाँ, मैं वाकई इस वक्त बहुत गुस्से में, क्योंकि मुझे हवेली में अपनी और आपके बेटों की हैसियत का पता चल गया। मगर आपको क्या, आपके सामने ना मेरी कोई औकात है, ना मेरे माँ बाप की। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि अपने कमरे में आराम की गरज से लेटे सरदार अब्दुल लतीफ़ खुद को वहां आने से रोक न सके। सरदार अब्दुल रहीम के बड़े बेटे सरदार हारून को इसकी यह गुस्ताखी एक आंख न पाई। वो इस पर बिगड़ते हुए बोला, ज़बान संभाल कर बात करो आबाद। बाबा साईं के सामने आए तक किसी ने ऐसे लबो लहजे में बात करने की जुर्रत नहीं की होगी, मगर मैं किसी नहीं हूँ। इस हवेली के छोटे सरदार का इकलौता बेटा हूँ। यहाँ जो हैसियत आपकी और आपके बाप की है वही मेरी और मेरे बाप की भी है। सरदार अब्दुल लतीफ़ ने अपने बेटे को आज से पहले इतना मुश्तर और गुस्ताख कभी नहीं देखा था। तभी वो इसके करीब आए थे। क्या बात है बेटा, कोई शिकवा है तो खुलकर बयान करो, यूं गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। जानता हूँ बाबा साईं, इसलिए आज तक चुप रहा, मगर अब नहीं रहूँगा। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या हक तलफी की है हमने तुम्हारी? सरदार अब्दुल रहीम की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई हुई थी, मगर इसने मतलब परवाह न की। अंदर आग ही ऐसी लगी हुई थी। हक तलफी, जुल्म किया आपने। सिर्फ अपने बेटे के इल्ज़ाम पर बिना कोई तहकीक किया आपने अपने मारूम भाई की बेगुनाह बेटी को मौत की नींद सला दिया। जबकि मैं गवाही देता हूँ इसका किरदार शफाफ था, मगर आपने इस यकीन नहीं किया, इसे मौत की सज़ा सुना दी। चलो ठीक है, अपनी तरफ से आपने जो ठीक समझा वो किया, मगर मुझे इतला नहीं दी। मेरा यहाँ होना किसी से ज़रूरी नहीं समझा। इस हवेली में एक औरत झूठे इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दी गई, मगर मुझे इसकी खबर तक ना दी। किसी ने गवारा नहीं किया। मशवरा लेना तो दूर की बात, अंदर की आग लफ्ज़ों की सूरत बाहर निकल रही थी। सरदार अब्दुल रहीम की आंखों की सुर्खी और गज़ब मजीद बढ़ गया। वो बोले तो इनके लहजे में अंगारों से तबश थी। किसने कहा वो बेगुनाह थी? हवेली की रवायत के खिलाफ शहर के कॉलेज में पढ़ रही थी। वो इस कॉलेज के लड़के को इस हवेली के एक मकीन ने खुद अपनी आंखों से आधी रात में इसके कमरे से बाहर निकलते देखा था। इससे बढ़कर बेहयाई की कोई बात हो सकती है? और रही बात तुम्हें मतला करने की, तो हमसे ऊपर नहीं हो बरखुरदार, हमारे फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकते तुम। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरी क्या औकात कि मैं आपके फैसले को चैलेंज करूं? यह हक तो आपने सिर्फ अपने बेटों को दिया हुआ है। तभी आपके सपूत ज़ारून अब्दुल रहीम ने वो कर दिखाया जो मैं यहाँ अपनी मौजूदगी में नहीं कर सका। समुंदर पार होकर भी इसने आपके फैसले को चैलेंज किया। आपकी बागी हुई भतीजी की मौत की सज़ा शादी में बदल दी। और कमाल यह है कि आप में से किसी ने भी इस पर सोचने की ज़हमत गवारा नहीं की कि जैसे खुद पसंद इंसान ने इतनी रहमदिली क्यों दिखाई कि एक बहन को खुद बेगुनाह मरवा कर दूसरी को मौत के मुँह से बचा लिया। ना सिर्फ मौत के मुँह से बचा लिया, बल्कि इसे अपना नाम भी दे दिया। तुम्हें किस बात का मलाल है, नायाब की मौत या इसकी बहन के जिंदाबाद जाने का? सरदार अब्दुल रहीम का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब बात इन्हें देख कर रह गया। अपनी और अपने बाप की हैसियत दो कौड़ी होने का मलाल है मुझे। मैं हवेली से बाहर था, मेरी मौजूदगी को गैर ज़रूरी समझते आपने मेरी बहन को मौत की सज़ा सुना दी। इस पर अमल भी कर लिया, मगर
आपका बेटा जब हवेली से बाहर था तो आपने ऐसा नहीं किया। मेरे बाबा की मुखालफत के बावजूद आपने बेटे की बात को अहमियत दी, इससे मशवरा किया, जबकि ये जाल जिसमें मेहराब अब्दुल करीम को फंसाया गया किसी और ने नहीं, खुद आपके अपने बेटे ने ही बचाया था। आज वो कहाँ और किससे डरने वाला था। मर्दान खाने में गोया आग बढ़ उठी। ज़बान संभाल कर बात करो अब्बास, शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम मेरे बेटे पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। सरदार अब्दुल रहीम शायद मिस्टर होकर खड़े हो गए। इनके दोनों बेटों के चेहरों पर बरहमी साफ देखी जा सकती थी, मगर आबाद को परवाह नहीं थी। इसके अंदर जैसे अलाव देख रहा था। इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। मैं पिछली पूरी रात एक लम्हे के बिली सोया जब से पता चला कि आपके आलाजार बेटे ने एक भागी हुई लड़की से शादी कर ली। तब से ही मैं अपने करीबी दोस्तों को इस मामले की तहकीक पर लगा दिया था, और ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा, जिससे मुझे नायाब और मेहराब की बेगनाई के साथ आपके बेटे के गुनाहगार होने का सबूत मिला। ये देखें, गौर से देखें इस लड़के को। ये वही लड़का है जिसे इस हवेली के हर मकीन ने अपनी आंखों से नायाब अब्दुल करीम के कमरे से निकलते देखा था। जानना चाहेंगे आपकी आधी रात को गार्ड्स और शिकारी कुत्तों की मौजूदगी में इस लड़के को हवेली में बाहिफाजत दाखिल करने वाला कौन था? आपका बेटा ज़ारून अब्दुल करीम, क्योंकि ये लड़का आपके बेटे का नायती करीबी दोस्त था और इसी के कहने पर यह आधी रात को यहाँ आया, वो भी इस सूरत में कि नायाब बेखबरी की गहरी नींद सो रही थी। इस मासूम को तो खबर भी नहीं थी कि इसे बेमौत मरवाने के लिए कैसा जाल बिछाया जा रहा है। अपना मोबाइल निकाल कर स्क्रीन पर एक तस्वीर जूम करके इसने वो स्क्रीन फर्दन सबके सामने की थी। मर्दान खाने में एक मरतबा फिर मौत की सी गहरी खामोशी छा गई थी। यह वही शख्स था जिसे ज़ारून ने मेहराब के अगवा में इस्तेमाल किया था। मैं खुद मिल चुका हूँ इससे। मेहराब के मदरसे में ज़ारून की सिफारिश पर मुलाजमत हासिल की। इसने मकसद सिर्फ मेहराब के लिए जाल तैयार करना था, और वह ख़त जो मेहराब के वालिद से मुझ तक पहुंचा, वो ख़त मेहराब ने नहीं बल्कि ज़ारून की दोस्त गजाला ने महरीब की हैंड राइटिंग कॉपी करके खुद लिखा, ताकि मैं जज्बात में आकर इसे छोड़ दूँ, और मैंने यही किया। डफर जो था मैं। अभी कल रात पता चला ये लड़की गजाला वही लड़की थी जिसके साथ ज़ारून को रंगलड़ियाँ बनाते नायाब ने देख लिया था, और इसने ज़ारून को धमकी दी कि वो हवेली के बड़ों को इसकी गलत हरकतों के बारे में बताएगी, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। आपके बेटे ने कमाल महारत से अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इससे पहले इसकी मौत का प्लान बना लिया, और इसमें कामयाब भी हो गया। एक एक सबूत इसके मोबाइल में मौजूद था। मर्दान खाने में इस वक्त तमाम नफूस को जैसे सांप सूख गया। क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग रोज़े मैशर सरदार अब्दुल करीम को, जिनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी आप जैसे सरदारों के हाथों में एक खेल बनकर रहेगी? वो मुश्तल भी था और दिल बर्दाशा भी। सरदार अब्दुल रहीम का साथ झुका दिया। इनके दोनों बेटों के चेहरों पर शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती थी, मगर आबाद वो देखने के लिए वहाँ नहीं रुका। वो सीधा अपने कमरे में गया, वहाँ से पिस्टल लोड करके फिर से गाड़ी में आ बैठा। अब जब तक वो ज़ारून अब्दुल रहीम से अपनी शिकस्त का बदला न ले लेता, सुकून का एक सांस लम्हा भी इस पर आराम था। हवेली की ख्वातीन में चमकोइयाँ शुरू होगी। मरियम बेगम के लम्बों पर जैसे कुफर लग गया था। इनकी पत्थराई आंखों से आंसू बेदरीक बहे जा रहे थे। इधर हवेली के हालात से कतई बेखबर ज़ारून अब्दुल रहीम ने बंगले में मेहराब के सर पर सवार इसे तंबिया कर रहा था। इस बंगले को मैं चार दीवारी ना समझना डियर मेहराब, ये कैद खाना है तुम्हारे लिए, जिससे तुम मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। समझ गई ना? हूँ इस जन्म से बाहर निकल कर मुझे जाना भी कहाँ है। मेरी दुनिया तो कब की ख़त्म कर चुके हो तुम। यासियत से कहती वो इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। गुड, समझदार होगी। और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर इसने मुँह से लगा रही थी। मेहराब ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। चलो मैं अब थोड़ा ग्रोसरी का सामान ले आऊँ, तब तक तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। खाली बोतल एक तरफ फेंकते हुए इसने इसे मतला किया। फिर इसके इस्बात में सारे हिलाने पर तेज तेज कदम उठाते हुए घर से बाहर निकल गया। अभी वो गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था जब इसके मोबाइल पर इसके मंजिले भाई की कॉल आ गई थी। गाड़ी धीमी रफ्तार पर डालते हुए इसने कॉल रिसीव की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ तुम? क्यों? खैरियत? मकाबल के लहजे ने इसको चूकने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपका इस पाँव ब्रेक पर जा पड़ा था, गाड़ी एन सड़क के वसत में रुक गई। ये पूछो क्या नहीं हुआ? बाद ने तुम्हारे सारे पोल खोल कर रख दिया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो भी तुम नायाब और मेहराब के साथ किया, सब कुछ सबूतों के साथ वो सबके सामने ले आया है। बाबा चाचा जान फिलहाल बहुत गुस्से में है। खुद आबाद भी पिस्टल लेकर निकला है। जितनी जल्दी हो सकता है अपने दोस्तों को आगे पीछे कर दो। ये ना हो कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं और तुम्हारे लिए कड़ी मुश्किल खड़ी कर दें। खुद भी मुतात रहो। फिलहाल हवेली आने या हवेली के किसी भी फर्ज से रब्ता करने की अमाकत हरगिज़ ना करना। वो जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी और प्लानर समझता था, कायनात के सबसे बड़े प्लानर ने इसके सारे प्लान फेल कर दिए थे। सांप पर जैसे कोई बाहरी चीज़ आकर गिरी थी। वो तो अब तक बहुत मुहतात रहा था, फिर अब्बाद के हाथ इसके खिलाफ कोई सबूत कैसे लग गया? ये सवाल हथौड़ा बनकर इसके दिमाग पर बरस रहा था।
कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। इसने फ़ौरन गजाला और साइम अपने दोस्त को कॉल करके कुछ रोज़ के लिए इधर उधर हो जाने का हुक्म जारी कर दिया था। मेहराब इसकी नज़र में फ़िलहाल महफूज थी। इसके नज़दीक बाद इसके गिद्ध को भी नहीं पा सकता था। तब इसकी तरह बेफिक्र होकर इसने गाड़ी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ा दी थी। ये तो तय था कि जिस लड़की की वजह से ये सब पापड़ बैल कर अपने बाप की नज़रों से गिरना पड़ा था, वह अब इसे हरगिज़ सस्ते में छोड़ने वाला नहीं था। ज़ारून अब्दुर्रहीम के घर से निकलने के बाद मेहराब ने बंगले का जायज़ा लिया। 2 कनाल फैला वो खासा खूबसूरत बंगला था। गेट के इस पार दरख्त और सब्ज़ा ही सब्ज़ा बाहर से इसकी कदर व कीमत बढ़ा रहा था, तो अंदर की दुनिया इससे भी खूबसूरत थी। गेट के इस पार बेहद खूबसूरत वसी लॉन था, जिसमें ज़्यादातर फूल पौधे मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा कर लगाए गए थे। लॉन क्रॉस करके ज़रा आगे बढ़ने पर वसी हाल का दरवाज़ा था। इसी हाल में एक तरफ किचन था तो दूसरी तरफ पर डाइनिंग हाल के साथ ही दीदा जेब टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और 3 बेडरूम थे। सामने एक छोटा सा स्टडी रूम था जिसमें आतिशदान के लिए जगह बनाई गई थी। तीनों बेडरूम्स के दरमियान से मार्बल की कालीन में लिपटी सीढ़ियाँ ऊपरी मंजिल को जाती थी। सेकंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स, एक वसी हाल, किचन और बाथरूम थे। वह घर इतना खूबसूरत तामीर किया गया था कि मेहराब सराय बगैर न रह सकी। अभी वो किचन और इसमें मौजूद अशिया का जायज़ा ले रही थी जब बाहर गेट पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक ने इसे चौंका दिया। वहाँ बंगले में ज़ारून के अलावा और किसी का आना मुमकिन ही नहीं था, तो फिर दस्तक क्यों हुई है? ज़ारून के पास तो लॉक की चाबी थी, वो जाते ही खुद गेट लॉक करके गया था, तो फिर अब इसे दस्तक की ज़रूरत क्यों आ पड़ी थी? इसी सवाल से उलझती वो गेट तक आई थी। कौन? किसी इंसान के वहाँ न आने का यकीन के बावजूद इसने बिना पूछे दरवाज़ा खोला। मुनासिब न समझा। ताम इसके सवाल के जवाब में बाई से जो नाम सुनने को मिला इसने इसे फ्रीज कर दिया। आबाद अब्दुल लतीफ़। दरवाज़ा खोलो। जाने क्या था इसके लहजे में कहना चाहते हुए भी इसने लॉक खोल दिया था। आप यहाँ? इसको वहाँ अपने मुकाबल देखकर इसे हैरत हुई थी। आबाद ने इस बात में सर हिलाकर कदम गेट से अंदर रखते हुए गेट बंद कर दिया था। ज़ारून कहाँ है? इसका चेहरा सुर्खी माइल जबकि तेवर खतरनाक थे। वो सर झुका आ गई थी। यहाँ नहीं है तो फिर मैं नहीं जानती। ना इसका और मेरा ऐसा तल्लक है कि मुझे बता कर जाए। ना चाहते हुए भी इसके लहजे में तलखी आ गई थी। आबाद ने लैब बेच लिया। ठीक है चलो मेरे साथ, कहने के साथ इसने इसकी कलाई पकड़ ली। इसे रद्द करने के बाद अब वो शख्स किसी के हक से इसे अपने साथ ले जाने आया था, यही सोचकर इसे गुस्सा आ गया था। तभी वो बोली, दिमाग ठीक है आपका? मुझे अपने साथ कहीं भी ले जाने का हक खो चुके हैं आप। जानता हूँ, मगर इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं। हवेली के मकीन तुम्हारी राह देख रहे हैं। वो बेहद संजीदा था। मेहराब के लबों पर तमस्कराना मुस्कान बिखर गई। कौन सी हवेली? इस हवेली की बात कर रहे हो और आप जिसकी सुर्ख ईंटों में मेरी बहन में जाने कितनी मासूम बेटियों का खून बहा है। मैं इस हवेली को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ आई हूँ। आबाद अब्दुल लतीफ़, मेरा अब इस हवेली या वहाँ के किसी मकीन के साथ कोई वास्ता नहीं है। अब जाएँ यहाँ से। पागल मत बनो मेहराब, तुम्हारी माँ जिंदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें जिस हाल में छोड़ कर आई हूँ वैसे हाल जिंदा लोगों का नहीं होता। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तुम इस शख्स के साथ रहना चाहती हो जो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी बहन का कातिल है। आबाद का पारा हाई हुआ था। मेहराब ने ऐसा से अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से छड़ाई थी। मैं इस शख्स के साथ जाने से इनकार कर रही हूँ जो मेरी मोहब्बत और दिल का कातिल है। मुझे अपनी गलती का एहसास है मेहराब, इसी का ज़ाला करना चाहता हूँ। आपकी गलती ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे जिंदा जावे धड़कते दिल को मकबरे में बदल दिया। दिल मकबरा बन जाए तो फिर इनका कोई अजाला नहीं होता। तुम जज्बाती हो रही हो मेहराब। मैंने सारी हवेली में तुम्हारी और नायाब की परसाई साबित कर दिया। मेरे बाबा और मेरे ताया दोनों शर्मिंदा हैं। ज़ारून अब्दुल नईम की अब इस हवेली में कोई जगह नहीं रही। तुम चलो मेरे साथ। मैं तो खुद तुम्हारी इसे तलाक दिलवा कर फिर से अपने निकाह में लूँगा। मेरा यकीन करो प्लीज़। यकीन ही तो किया था, तभी तो मुँह के बल गिरा दिया मुझे। अच्छी तरह मेरे किरदार से वाकिफ़ होने के बावजूद सिर्फ चंद लम्हों में आपने अपनी ज़िंदगी से मक्खन में बाल की तरह निकाल फेंका। बेरहम मौत मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। आपको क्या लगता है मैं फिर वही गलती दोहराऊंगी? नहीं आबाद, मेरे अंदर अब और मसमार होने की हिम्मत नहीं है। खुदा का वास्ता है आपको मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। यह मेहराब वो मेहराब नहीं थी जिसे इसने अपनी ज़िंदगी में भरपूर चाहत के साथ शामिल किया था, और फिर एक छोटी सी बदगुमानी पर चुपचाप बिना किसी बात की तहकीक किए इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल भी दिया था। ये तो कोई और मेहराब थी, रूठी हुई ज़िंदगी से खफा और बेहद मजबूत मेहराब। वो बेबसी से इसे देखकर रह गया। क्या अब तुम्हारे अंदर मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश सर नहीं उठाती? नहीं, ऐसा मत कहो मेहराब। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मगर इसकी इतनी बड़ी सज़ा मत दो कि मैं ज़िंदगी को तरसता रहूँ। ऊंचा लंबा बेहद खूबसूरत वो मर्द इसके सामने बेबस हुआ था। मेहराब ने लब बेचकर अपने आंसू अपने अंदर उतार लिए थे। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं किसी को कोई सज़ा दे सकूँ। बस इतनी सी इल्तिजा है हवेली वालों के साथ
साथ आप भी मेरे हाल पर छोड़ दें। अपने लिए मैं मर चुकी हूँ, आप लोग भी मुर्दा समझकर भूल जाए। मेरे बस में नहीं है ये। फ़ौरन इससे बेशतर इसने कहा। मेहराब ने रुख फेर लिया था। मेरी मुश्किलात मत बढ़ाएं आबाद, खुदा का वास्ता है आपको, मैं तुम्हें खोने का हौसला नहीं रखता मेहराब, किसी कीमत पर भी नहीं। आप मुझे खो चुके हैं आबाद, आप गड़े मुर्दे और खाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जैसा तुम कहो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे दस्तबरदार हो रहा हूँ। जिस तरह ज़ारून ने घटिया चाल चल कर तुम्हें मुझसे अलग किया है, मैं भी इसी तरह तुम्हें इससे अलग करके फिर से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। याद रखना, तुम बस कर दें आप, खुदा का वास्ता है आपको, मुझे फुटबॉल क्यों समझ लिया है आपने? क्या मेरे कोई जज्बात और एहसास नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ। वो चलाई थी आबाद इसे देखकर रह गया। जाएं आप यहाँ से, दोबारा ज़िंदगी में कभी पलट कर अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। किसी बारूद की तरह वो फट पड़ी। आबाद ने लब बेच लिए। ठीक है, मगर ये जंग अभी यही ख़त्म नहीं हुई है मेहराब। जब तक ज़ारून अब्दुर्रहीम जिंदा है, समझ लेना सुकून की नींद आराम है मुझ पर। आपका मसला है ये, मेरा इस सब से लेना देना नहीं है। जितना बेरहम वो अपने लब और लहजे को कर सकती थी इसने कर लिया था। आबाद एक पुरशिकवा निगाह इस पर डालने के बाद वहाँ से निकल गया। मेहराब ने इसके गेट से निकलते ही लाक लगाया और फिर वही ज़मीन पर बैठ गई। आंसू का सैलाब था कि उमड़ उमड़ पड़ रहा था। शब के 12 बज रहे थे, मगर अभी तक ज़ारून की घर की वापसी का कोई इम्कान नहीं था। अजनबी इलाके के अजनबी घर में दिन तो इसने जैसे तैसे गुजार लिया था, मगर शाम और शाम के बाद रात गुजारने का खौफ इसकी हड्डियों का खून खुश कर रहा था। ज़ारून से कुछ बेहद नहीं था कि वो पूरी रात घर ना आता। इससे सताने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। बंगले की लाइटें ऑन थी, मगर इसके बावजूद इसे खौफ महसूस हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार वो बिल्कुल अकेली किसी अजनबी जगह पर चुपचाप रो रही थी। सुबह से पानी की एक बूंद भी इसके अंदर नहीं गई थी। पिछले 3 रोज से वैसे ही इसने बराए नाम खाना खाया था। अब तो भूख की वजह से बाकायदा चक्कर आने लगे थे। कैसी अजीब बेबसी थी। बेगुनाह होने के बावजूद वो अजियतनाक सजा काटने पर मजबूर थी। खौफ और भूख के गलबे ने इसकी नींद भी उड़ा दी थी। गुजरता एक एक लम्हा इसके लिए सदियों पर भारी था। तभी ठीक 12:30 बजे वो वापस लौटा था, ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ। थक्का थक्का सा वो कदरे परेशान दिखाई दे रहा था। मेहराब सरसरी निगाह इस पर डालने के बाद ठस से वही बैठी रही थी। तभी वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। एक कप चाय मिल सकती है? नहीं, वो रखाई से बोली। ज़ानून के चेहरे पर उमट आने वाली नागवारी साफ देखी जा सकती थी। क्यों सारा दिन पीछे क्या हाल चलाती रही हो, यही समझ लो। ठीक है, फिर मुझसे भी किसी फेवर की तवक्को मत रखना। पागल नहीं हूँ मैं जो तुमसे किसी फेवर की तवक्को रखूँगी। वो जली बैठी थी। ज़ारून घूम कर रह गया। चलो अच्छी बात है। घूर कर रह गया। चलो अच्छी बात है। मेरा क्या है, मैं तो बाइक से कुछ ना कुछ खा पी के आ जाऊंगा। तुम मरना दिन रात इस बंगले में भूखी, मरना ही तो चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे जानवर के साथ जिल्लत हमें ज़िंदगी गुजारने से ज़्यादा दर्जे बेहतर है कि मैं भूखी मर जाऊँ। वो कहाँ उधार रखने वाली थी। ज़ारून के तलवों पर लगी, सर पर बिछी उसी ज़बान दराजी का नतीजा है जो आज भुगत रही हो। मगर मजाल है जो बाज आ जाओ। पता भी है कितना टेढ़ा बंदा हूँ। तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ारून अब्दुर्रहीम जितना बुरा कर सकते थे कर चुके। अब मैं नहीं डरती। अच्छा, इसकी बेखौफी स्याह आंखों में देखते हुए वो करीब चला आया था। तो मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ना कुछ था इसकी आंखों में जिसके लिए एक पल के लिए मेहराब को सहमा दिया था। अगले पल इसकी चमकती निगाहों से खौफ खाती वो रुख फेर चुकी थी, मगर ज़ारून ने दाएं हाथ से इसका जबड़ा दबोच कर इसका रुख फिर अपनी तरफ मोड़ लिया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी बहन और अपनी सकी चाचाजाद को मौत के मुंह में धकेलना पड़ा। अपने बाप भाई और चचा की नज़रों से गिरना पड़ा। कैसी कैसी प्लानिंग नहीं की सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, और तुम हो के अभी भी आंखें दिखा रही हो। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अक्ल ठिकाने नहीं आई तुम्हारी। दाएं हाथ से इसका जबड़ा दबोचे इसने अपना मुंह इसके मुंह के करीब किया था। मेहराब की सांस उलझने लगी थी। मैंने कहा ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम गोली का निशाना नहीं बनोगे। और देखो, मैंने अपना वादा वफा किया। अब मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे सिवा दुनिया में किसी दूसरे मर्द की नहीं हो सकोगी। ये वादा वफा करने का वक्त भी आ चुका है। अपना मुंह इसके कान में घुसाए तकरीबन सरगोशी में इसने इसे मतला किया। वो तड़प कर रहेगी, छोड़ो मुझे। मगर वो कहाँ इसकी ख्वाहिश का एहतराम करने वाला था। इसे तो अपनी बात पूरी करनी थी, अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी। तब इसके आईनी वजूद के सामने वो रेत की दीवार बनी मसमार होती गई। तकरीबन रात 2 बजे के करीब से अपने बिस्तर पर इसे सिस्ता छोड़ दिया था। मेरा आपको लगा जैसे नायाब की तरह इसकी भी मौत होगी। वो शख्स इसके तस्वर से भी ज़्यादा बेहिस और शफाक था। इस वक्त भी जब वो इसके दिए गए जख्मों पर सिसक रही थी, वो बिना इसकी तकलीफ की परवाह किए बेनियाज कमरे से निकल गया था। अगली सुबह वो तेज़ बुखार में फंक रही थी। ज़ारून रात शावर लेने के बाद पेट पूजा करके सुकून की नींद सो चुका था। अब वो जिस हाल में थी इसे इससे कोई मतलब नहीं था। इसकी आंख दिन के तकरीबन 11:15 बजे खुली, वो भी अपने मोबाइल की तेज़ रंग से कदरे खनौदगी में। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल हाथ में लिया था। बड़े भाई की कॉल थी। इसकी नींद फग से उड़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ हो? क्यों खैरियत नहीं? खैरियत नहीं है बाबा साईं को रात
शदीद अटैक हुआ है। हम लोग फ़ौरन शहर के हॉस्पिटल में ले आए थे मगर इनकी हालत बेहतर नहीं हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 12 घंटे बहुत अहम है, कुछ भी हो सकता है। इनका लहजा इनकी परेशानी की चुगली खा रहा था। ज़ारून बेचैन हो उठा, ये क्या कह रहे हैं भाई, बाबा को कुछ नहीं हो सकता। इनका लहजा कब कपाया था जब वो बोले अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो मिल लो आकर माफ़ी मांग लो, नहीं तो सारी उम्र का पछतावा रह जाएगा। अल्लाह ना करे भाई, आप मुझे हॉस्पिटल का पता बताएं, मैं फ़ौरन पहुंच रहा हूं। ठीक है आ जाओ, कहते ही उन्होंने फ़ौरन कॉल काट कर इसे हॉस्पिटल का नाम और लोकेशन सेंड कर दी थी। ज़ारून ने मैसेज मिलते फ़ौरन बिस्तर छोड़ा और मुंह पर ठंडे पानी के छपाके मारकर अपना वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए फ़ौरन घर से निकल गया था। मेहराब की साल में थी, इसे देखने की चंदा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। गाड़ी फुल स्पीड छोड़कर अगले 15 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुँच गया था। सरदार अब्दुल रहीम इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में थे। वो डॉक्टर से मिलकर बिना किसी की परवाह किए रूम में घुस गया था। सरदार साहब को ऑक्सीजन लगी थी। इसने करीब जाते इसके दोनों पाँव पकड़ लिए। पत्थर था, बेहिस मजबूत, दिल पानी बन गया था। सरदार साहब के दोनों पैरों को बार बार अकीदत से चूमते हुए वो दिल ही दिल में इनसे माफ़ी मांगता बेआवाज़ रोता रहा। अगले 40 मिनट के बाद इसका रोना, माफ़ी मांगना सब बेकार गया, क्योंकि सरदार साहब ने एक बार भी आंख खोलकर इसे देखे बगैर दुनिया ही छोड़ दी थी। एक क़यामत थी जिसका सामना इस वक्त ज़ारून अब्दुल रहीम को करना पड़ा था। दिल जैसे किसी ने नोच कर पहलू से निकाल लिया था। ज़िंदगी भर इसके लाड उठाने वाले, इसे सब पर अहमियत देने वाले, इसकी हर ख्वाहिश और फरमाइश मुँह से निकलने से पहले पूरी करने वाले सरदार अब्दुल रहीम अपने लाडले को बिना माफ़ किए ज़मीर का बोझ दिल पर लेकर अब्दी नींद सो गए थे। वो आंखों से खून बहाता रहा, बिलकता रहा मगर कोई फ़ायदा नहीं था। एक एहराम था जो हवेली में उठा था। सुर्ख ईंटों से तामीर किला नमा हवेली में नयाब अब्दुल करीम के साथ इनकी लैद तैयार कर दी गई थी। तदफीन के बाद अपने भाइयों से मिलकर वो हवेली से निकल रहा था जब इसका सामना आबाद अब्दुल लतीफ़ से हुआ था। इसे देखते ही ज़ारून की आंखों में जैसे खून उतर आया था। आबाद अब्दुल लतीफ़ की आंखों में अलकोरे लेती नफरत भी इसे छुपी ना रह सकती, मगर वो बिना परवाह किए इसके मुकाबले खड़ा होकर तल्ख लहजे में बोला, मेरे बाबा की मौत तुम्हारा मुझ पर कर्ज है डियर कज़न, और मैंने कभी किसी का कर्ज ज़्यादा दिन तक खुद पर नहीं रखा। याद रखना, ये बात सिर्फ आंखों से ही नहीं, इसके लहजे से भी लहू टपक रहा था। आबाद अब्दुल लतीफ़ के लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। यह तो वक्त ही बताएगा ज़ारून अब्दुल रहीम के कौन किसी का कर्ज उतारता है। इसके अल्फाज और मुस्कुराहट नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थे। वो गहरी निगाहों से इसे घूरता बिना हवेली में मजीद किसी से मिले वहाँ से निकल आया था। रात देर तक सड़कें नापने के बाद शब के 12 बजे इसकी कार वापसी हुई थी। सारा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था। इसका दिल डूब कर उभरा था। कल जोर के करीब वो बंगले से निकला था और अब अगले दिन के भी रात के 12 बज रहे थे। जाने में राब अब्दुल करीम की साल में थी। तेज़ तेज़ कदम उठाते लॉन अबूर करने के बाद वो हाल कमरे में आया था। मेहराब कमरे की लाइट्स ऑन थी मगर वहाँ मेहराब का वजूद नहीं था। तभी इसने दहाड़ कर आवाज़ दी मगर जवाब न दारू। वहाँ इस बंगले में कोई आ नहीं सकता था। खुद वो कहीं जा नहीं सकती थी तो फिर क्या हुआ, यूँ अचानक कहाँ जा सकती थी वो। पहले से मुंतशर दिमाग मज़ीद मुंतशर हुआ था। पागलों की तरह इसे घर के एक एक कोने में ढूंढता रहा, जैसे अपनी आवाज़ खो रहा था। तब इसकी नज़र इस पर पड़ी थी। बेड की दूसरी तरफ वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई थी, यूं कि इसका वजूद आधे से ज़्यादा छुप गया था। शिकस्ता कदम उठाता वो इसके करीब आया, फिर इसकी नब्ज़ चेक की जो कि बेहद आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। एक पल के लिए इसकी हालत पर रहम आया, अगले ही पल वो फिर बेहिस हो गया। मेहराब को बेड पर सुलाने के बाद वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल आया था। मेहराब के चेहरे पर ठंडे पानी के चपाके मारकर इसको होश दिलाने के बाद वो इसके लिए चाय और ब्रेड लेकर आया था। उठो ये खा लो शाबाश। मेहराब की खुली आंखों की सुर्खी से निगाह चराते हुए इसने खिलाफ तबक्का नरम लहजा अख्तियार किया। जवाब में मेहराब की आंखें फिर बंद हो गई थी। एक तो मुसलसल भूख की नकात और ऊपर से तेज़ बुखार ने इसे निचोड़ के रख दिया था। ज़ारून को खबर ही नहीं थी कि पिछले 18 घंटे इस जनबी घर में इस तनहा लड़की ने किस अजियत में गुजारे थे। वो जो चंद घंटे को कहीं अकेली नहीं रहती थी, पिछले 18 घंटों से अकेली थी। इसी खौफ ने इसके हिसाब सिल्प कर दिए थे। ज़ारून ने इस बार इसकी पलकें बंद होने पर पूरे पानी की बोतल इसके सर पर अंडेल दी थी। आंखें खोलो मेहराब, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं जो यहाँ बैठकर तुम्हें होश में लाने की कोशिश करता रहूँ। इस बार इसकी आवाज़ बुलंद हुई मगर मेहराब की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। तभी वो खाली बोतल गुस्से से इस पर फेंकते हुए वहाँ से उठा था। मरो तुम। इसे कोई एहसास नहीं था कि इसकी वजह से बेकसूर की साल में थी। वो रात इसने मुसलसल सिगरेट नोशी करते हुए गुजारी थी। मेहराब जिंदा रहती है या नहीं ये इसका मसला नहीं था। फिलहाल इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम अपने महबूब बाप से दायमी जुदाई थी और यह ऐसा गम था जिसका कोई मदाबा नहीं हो सकता था। रात का पिछला पैर शुरू हो चुका था जब इसकी आंख खुली थी। बुखार की शिद्दत कम हो चुकी थी मगर नकाहत बाकी थी। बामुश्किल हिम्मत करके इसने उठने की कोशिश की। सर चुकरा कर रह गया था। घूमते सर को दोनों हाथों से थामे वो बेड पर उठकर बैठ गई। तभी इसे बेड के सामने सोफे पर बैठा ज़ारून अब्दुल रहीम दिखाई दिया। इसका दिल चाह वो उठकर इसका गिरबान
इसका दिल चाहा वो उठकर इसका गरेबान पकड़े और इसके चेहरे पर बिना मजाजी खुदा होने का एहसास किए बेदर पे थप्पड़ों की बरसात कर दे, जो इसे वहाँ इस दियो एगल बंगले में कैद करने के बाद इसके वजूद से यकसर गाफिल हो चुका था, मगर अभी वो इस काबिल नहीं थी। तभी खून के घूंट पीकर रह गई। ज़ारून ने इसे उठकर वाशरूम की तरफ जाते देखा। वो नडाल थी, वो बेहिस्सा अपनी जगह बैठा रहा था। मेहराब वाशरूम से बाहर आई तो इसे भूख का एहसास हुआ। कुछ पकाकर खाने की हिम्मत नहीं थी और ज़ारून से ऐसी नेकी की उम्मीद रखना बेकार था। तभी वो इसे नज़रअंदाज करती चकराते सर के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी। किचन में चाय का सामान मौजूद था। इसे ये गनीमत जानते हुए इसने फौरी चाय बनाकर वहाँ स्लिप पर रखे सामान में ढूंढकर बिस्किट निकाल लिए। भूख से दाइयाँ देते मैदे के लिए फ़िलहाल यही बहुत था। एक पैकेट बिस्किट के साथ चाय पीकर वह कमरे में वापस आई तो ज़ारून जैसे इसी का इंतज़ार कर रहा था। लाइटर से सिरगट सलकाते हुए इसने एक सरसरी निगाह मेहराब के शिकस्ता वजूद पर डाली थी। कल सुबह हवेली जाना है, तैयार रहना। क्यों? बेसाख्ता हैरान होते हुए इसने इसे देखा था। बात ही कुछ ऐसी है। बालाजी इस हवेली से हमेशा के लिए तलक तोड़ आई थी। इस हवेली में वापसी एक सवालिया निशान ही तो था। ज़ारून ने गहरा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ दिया। ज़रूरी है, इसलिए मेरी ज़रूरत नहीं हो सकती हवेली वालों को। मैंने कब कहा कि इस हवेली वालों को तुम्हारी ज़रूरत है? मैं तो ये कह रहा हूँ फ़िलहाल वहाँ जाना ज़रूरी है। वही तो पूछ रही हूँ, मेरा वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि मुझे खुद हवेली वालों ने सूली चढ़ाकर वहाँ से दरबदर कर दिया। इसके लहजे में टूटे कान सी चुभन थी। ज़ारून को इसके वही तो पूछ रही हूँ, मेरा वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि मुझे खुद हवेली वालों ने सूली चढ़ाकर वहाँ से दर बदर कर दिया। इसके लहजे में टूटे कान सी चुभन थी। ज़ारून को इसके अल्फाज बेहद नागवार गुजरे, ताहम वो जब्त कर गया। तुम्हें सूली चढ़ाने वाला दुनिया में ही नहीं रहा, इसलिए। इस बार इसका लहजा धीमा था। मेहराब हिलकर रह गई। क्या कहा तुमने? इसे जैसे अपनी स्मात पर यकीन ही ना आया। ज़ारून ने अजियत से पलके मोद लिया। अपनी बात बार बार दोहराने का कायल नहीं हूँ मैं। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना है और बस। इसे अगर अवाद अब्दुल लतीफ़ की तरफ से मिलने वाली धमकी का खौफ ना होता तो शायद वो कभी ही इसे अपने साथ हवेली ना ले जाता, मगर अब इसे यहाँ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। जो शख्स अपने तेज़ तरीन खुफिया ज़राए से इसके जराइम का पता लगा सकता था, इसके लिए इस लड़की का पता लगाना कतई मुश्किल न था। और वो जो इस लड़की के लिए अपना सब कुछ गंवा बैठा था, अब किसी तौर इसे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। मगर यह बात मेहराब अब्दुल करीम नहीं जानती थी। तभी वो तलख लहजे में बोली थी, पूरे 18 घंटे मुझे इस जन्नत में मरने के लिए अकेला छोड़कर अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ इस खूनी हवेली में जाना चाहिए? हाँ, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने तुम्हारी इजाज़त नहीं ली, तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया है। तुम मर क्यों नहीं जाते? ज़ारून अब्दुल रहीम वजी चुई थी। ज़ारून के लबों पर तलक से मुस्कुराहट बिगड़ गई। तुम्हारी बददुआओं ने मेरे बाप की जान ले लिया, क्या यह काफ़ी नहीं है? शट अप, वो हार्ट हुई थी। ज़ारून सिगरेट के बगोले बनाकर कमरे की फ़ज़ा को बोझल करता रहा था। अगली सुबह न चाहते हुए भी वो इसके साथ हवेली जाने के लिए गाड़ी में आ बैठी। कल रात जो अजाब इसने बंगले की तन्हाई में से सहा था, फिर से वही अजाब दोबारा सहने की हिम्मत नहीं थी इसमें। तभी वो गाड़ी में आ बैठी। ज़ारून ने इसे भी अपनी फतह के खाते में दर्ज करते हुए चुपचाप गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। अगले पौन घंटे के बाद वह ज़ारून के साथ हवेली पहुंची तो मरियम बेगम इसे देखते ही यूं इसे लिपट कर रोई, गोया वो बरसों बाद मिली हो। मेहराब हैरान सी इन्हें देखेगी। हवेली में इस वक्त सरदार अब्दुल रहीम और नायाब के लिए कुल अखवानी में ख़त्म कुरान पाक का इंतज़ाम हो रहा था। मेहराब में सबके दरमियान बैठने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा किसी से मिले बिना वह सुस्त रवि से चलती अपने कमरे में आ गई थी। मरियम बेगम भी इसके साथ ही उठाई थी। क्या हाल बना लिया तुमने अपना मेहराब? क्या बहुत तशद्दुद करता है ज़ारून तुम पर? इसे बेड पर लटाते हुए वो फिक्रमंदी से बोली थी। मेहराब के लबों पर मजरूसी मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या फ़र्क पड़ता है अम्मी, किस्मत में तो यही लिखा था। मैंने मना किया था दर्स में मत जाओ, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। दर्स में ना जाती तो क्या हो जाता अम्मी? इसने जो ठान ली थी वो करनी थी। दर्स छोड़कर भी देती तो वो हवेली में ही कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देता। नयाम के साथ जो हुआ वो भूल गई आप? नहीं, कुछ नहीं भूली, बस इस दिन से डरती थी। मेरा डर मेरे सामने आ गया। डरना छोड़ दिया अम्मी, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं रहा। इसका हाल ऐसा था जैसे कोई सहरा में आबला पा जाने कितने मुसाफत तय करके मंजिल पर पहुंचाओ। मरियम बेगम इसे देख कर रह गई थी। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती मेरी बच्ची। वो आजरदा थी। मेहराब अपनी हथेलियों को देखती उदासी से मुस्करा दी। मेरे लिए नहीं, काश आप नायाब के लिए कुछ कर सकती। हाँ, बहुत बदनसीब हूँ मैं। खुदा मेरे जैसी बेबस माँ को किसी को ना दे जो अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ नहीं कर सकी। वो रो पड़ी थी। मेहराब ने मोहब्बत से इनके दोनों हाथ थाम लिए। खुद को इल्ज़ाम देकर दुखी होना छोड़ दें अम्मी। इस हवेली की कोई औरत कभी भी अपने आँख के लिए कुछ नहीं कर सकती। मरियम बेगम का सर झुका था। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई थी। तभी मरियम बेगम बोली थी, अबाद बहुत पशमान है, माफ़ी मांगना चाहता है तुमसे। किस बात की माफ़ी? इसने
अचानक सर उठाकर इन्हें देखा था। तब भी वो बोली, इससे बहुत बड़ी गलती हो गया मेहराब, बहुत दुखी है वो। कोई परवाह नहीं, मेरे दिल से उतर गया है वो। नहीं मेहराब, ऐसा मत कहो, सिर्फ वही है जो तुम्हें इस शैतान की कैद से आज़ाद करा सकता है। मुझे इस शैतान की कैद में पहुँचाने वाला भी वही है। ना वो तलाक देता और ना मैं इस शैतान की कैद में जाती। इससे गलती होगी बेटा, वो गलतफहमी का शिकार हो गया था। बस कर दें अम्मी, गड़े मुर्दे खाने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी ज़ारून अब्दुल रहीम मेरी वापसी का हर रास्ता बंद कर चुका है। तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती मेरी बच्ची। मैं अब आबाद के साथ भी खुश नहीं रह सकती अम्मी। इसके पास हर सवाल का जवाब था। मरियम बेगम बेबसी से सर झुका कर रह गई। मैं अब थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। चंद लम्हों के बाद इसने कहा था, ठीक है सो जाओ। मरियम बेगम उठ खड़ी हुई। आज रात ठहरोगी ना? कमरे से निकलते हुए इन्हें याद आया था। मेहराब ने बालों को कैचर के कैसे आज़ाद करके साथ तकिए पर रख दिया। पता नहीं अम्मी, इस जलाद का कोई पता नहीं, वो ठहरता है या नहीं। तुम कहो तो मैं बात करके देखूं इससे। नहीं, मैं नहीं चाहती मेरे यहाँ ठहरने से फिर हवेली में कोई हंगामा हो। आबाद भी यही है, मैं इसका सामना भी नहीं करना चाहती। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्बाद में सारे इलाका लाइट ऑफ करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी। मेहराब ने आंखें बंद कर ली। पिछले 3 रोज़ की नींद पूरी करनी थी, मगर ज़ारून ने ऐसा नहीं होने दिया। अभी थोड़ी देर हुई थी जब इसने मरियम बेगम को वापसी का पैगाम भिजवा दिया था। थोड़ी देर और रुक जाते बेटा, मेहराब सो रही है, शायद तबीयत ठीक नहीं है इसकी। वो खुद इसके सामने खड़ी इल्तिजा कर रही थी। कलाई पर घड़ी बांधते हुए इसने सरसरी निगाह से इन्हें देखा। नहीं चाची, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, इसे उठाएं, अब भी निकलना है। इसका अंदाज ऐसा था, वह चाहते हुए भी मजीद इसरार न कर सकी। मेहराब सो रही थी जब मजबूरन इसे उठाना पड़ा। मेहराब 1-2 बार आवाज़ें देने के बाद उसने इसका कंधा झंझोड़ा। वह हड़बड़ा कर जाग गई। जी ज़ारून बुला रहा है, कोई खैरियत? हाँ, जाने के लिए कह रहा है। क्या टाइम है? असर डल रही है। इसकी नींद अधूरी रह गई थी, मगर फिर भी दिल मारते हुए उठ बैठी थी। ठीक है, एक बात कहनी थी तुमसे। वो दुपट्टा उठाकर सर पर सलीके से ओढ़ रही थी जब मरियम बेगम ने कहा। मेहराब की नज़रें इनके चेहरे पर जम गई। जी कहें ज़ारून के साथ जितना हो सके मुतात रहना, भरोसे लायक आदमी नहीं है वो, जानती हूँ, बेफिक्र हैं आप। एक और बात भी करना थी। जी। इसकी नज़रें बदस्तूर इनके चेहरे पर जमी थी। तब ये चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ इस हवेली में। दिल चाहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। कभी कभी रात में अचानक घबराहट शुरू हो जाती है। आंख खुलती है तो नायाब नज़र आ जाती है, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी गोल मोल घूमते हुए। मैं बहुत डर जाती हूँ। मेहराब सारी सारी रात सो नहीं सकती। इनके चेहरे पर दर्द रकम था। मेहराब का दिल जैसे किसी ने टुकड़ों में काट डाला हो। दुपट्टा सर पर जमाते हुए इनके करीब आई थी। फिर इसने इनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। मैं आपकी तकलीफ बखूबी महसूस कर सकती हूँ अम्मी, मगर मैं भी इतनी बेबस हूँ जितनी कि आप हैं। मगर आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का एक कातिल खुद अपनी नींद सो चुका है। दूसरे कातिल की ज़िंदगी में इतनी अजाब बना दूंगी कि वो मौत मांगेगा, इससे मौत नहीं मिलेगी। वादा है ये मेरा आपसे। इसकी आंखों में नफरत की जो आग दहक रही थी वो किसी से पोशीदा नहीं थी। मरियम बेगम इसे खुद से लिपटा कर देर तक बेआवाज़ रोती रही। तभी वो वहाँ आया था। आप लोगों का मेल मिलाप अगर ख़त्म हो गया हो तो चलें, भारी लहजे में कहते हुए वो इन्हें चौंका गया था। मरियम बेगम ने बिना इनकी तरफ देखे मेहराब को खुद से अलग कर दिया था। जाओ मेरी जान, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ व निगहबान हो। आप भी अपना ख्याल रखें, मैं फिर आऊँगी। वो आप अब भी इन्हें तसल्ली दे रही थी। ज़ारून ने कौफ से रुख फेर लिया। वो लोग हवेली से घर पहुँचे तो मगरिब का वक्त तंग पड़ रहा था। ज़ारून ने इसे घर ड्रॉप करके बाहर गेट से ही गाड़ी रिवर्स करने लगा तो वो बोल उठी, कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब कोई मतलब नहीं, मगर इस दियो एकल बंगले में रात के वक्त अकेली नहीं रह सकती। तो कति अनजान बनते हुए इसने आबरू अचकाए थे। मेहराब खून के घूंट पी कर रह गई थी। तो ये कि अगर आज की रात मुझे इस बंगले में पिछली रातों की तरह बेहद खौफ के आलम में अकेले गुजारनी पड़े तो मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ओ यानी तुम कहना चाहती हो कि मुझे रात में हर सूरत में यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए? स्टीयरिंग छोड़कर वो गाड़ी से बाहर निकल आया था। वैसे यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? हूँ जन्नम में। इसकी तेज दिलाती आंखों में गुस्से से देखते हुए तड़क कर बोली थी। जवाब में वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। चलो देखते हैं फिर किसी जहन्नम में रहती हो तुम, मज़े से कहते हुए फिर से गाड़ी में जा बैठा था। मेहराब किल्स का रह गई। पूरे बंगले की लाइट्स ऑन करने के बावजूद तनाई का खौफ दिल को परेशान कर रहा था। वो बेडरूम से निकलकर टेरेस पर चली आई। ज़ारून गाड़ी लेकर निकल चुका था। अब की घर वापसी कब होनी थी मेहराब को कति कोई अंदाज़ा नहीं था। सुनो, तुमने कभी साहिल पर बिखरी रेत देखी है? समुंदर साथ बहता है मगर इसके मुकद्दर में हमेशा प्यास रहती है। सुनो, तुमने कभी सहरा में जलता पेड़ देखा है? सभी को छाँव देता है मगर इसके मुकद्दर में हमेशा धूप रहती है। सुनो, तुमने कभी शाखों से बिछड़े फूल देखे हैं जो खुशबू बांट देते हैं, बिखर जाने तलक लेकिन हवा का साथ देते हैं? सुनो, तुमने कभी मेले में बजता ढोल देखा है?
अजब है अलमिया, इसका बहुत ही शोर करता है मगर अंदर से खाली है, यही मेरा फसाना है, बस इतनी सी पहेली है। टेरेस पर खड़े इतराफ में निगाह दौड़ाते हुए इसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब इसकी निगाह सामने वाले घर के करीब चंगारती एम्बुलेंस पर जा पड़ी थी। चॉकलेटी घर का गेट खुला था और एक मर्द किसी मर्द को बाहों में उठाए तेज़ी से भागते हुए एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा था। इसके पीछे ही लंबे खुले रेशमी बालों वाली खूबसूरत लड़की पागलों की तरह रोती चलाती भागती आई थी। मैं रात को भूल गया कि वो बंगले में अकेली है। इसकी तमाम तर तवज्जो सामने के मंजर की जानिब मबजूल हो चुकी थी। जाने क्या हुआ था जो एम्बुलेंस मंगवाई गई थी और खुदा जाने इस लड़की का इस मर्द से क्या तलक था जो दुपट्टे से बेनिया सिस्ती बिलकती इन दोनों मर्दों के पीछे भागती आ रही थी। क्या हुआ होगा भला वहाँ? इर्द गिर्द से कति बेखबर इसकी तमाम तर तवज्जो सड़क के उस पार दिखाई दे जाने वाले मंजर पर मरकूज थी। तब इसकी स्मातों में नीचे गेट पर होने वाली ज़ोरदार दस्तक की आवाज़ गूंजी थी। वह चूक गई, शायद हारून आ गया था, शायद इसकी धमकी काम कर गई थी जो इसने हारून को दी थी। इस ख्याल के आते ही वो सड़क के इस पार दिखाई देने वाले मंजर से निगाह हटाती नीचे चली आई थी। महल जैसे घर में ज़ारून ने इस वक्त तक किसी गार्ड का इंतज़ाम किया था ना किसी मुलाजम का। शायद वो इसे तनाई की अजियत रखना चाहता था या शायद इसे अभी किसी पर एतबार नहीं था। इन्हीं ख्यालों में उलझी वो गेट तक आई थी। कौन? गेट अब खोलने से पहले इसने पूछा था। जब जवाब आया अब आबाद अब्दुल लतीफ़। दरवाज़ा खोलो। मेराब का दिल धड़का था ताम इसने लाख नहीं खोला। चले जाए यहाँ से, इस घर में आपसे मिलने वाला कोई नहीं रहता। पागल मत बनो मेराब, मैं तुम्हें एक कातिल के कैसे रहाई दिलाने आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए रहाई। बुलंद आवाज़ से मैं वो चलाई। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी मेराब, जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेराब की बुलंद आवाज़ के जवाब में आबाद का लहजा धीमा था। तभी लाख खुला था। क्या कहना चाहते हो आप? क्या रह गया हमारे दरमियान? कोई नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ देते आप। गेट खोलते हुए वो जज्बाती हुई थी। आबाद इसे एक तरफ धकेलते हुए अंदर चला आया था। नहीं छोड़ सकता तुम्हें तुम्हारे हाल पर, क्योंकि मेरी वजह से ही ज़िंदगी के इस इम्तहान से गुजर रही हो तुम। सोफे पर बैठते हुए इसने बुलंद लहजे में कहा था। फिर जा जेब में हाथ डालकर एक तयशुदा कागज़ निकाल लिया। ये देखो, ये वजह थी हमारी तलाक की। कागज़ मेहराब की आंखों के सामने लहराते हुए इसका गुस्सा कम करने की कोशिश की गई। मेहराब ना चाहते हुए अपनी लिखाई में लिखे इस मसौदे की तारीफ में उलझती चली गई। मारे हैरानगी के इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने नहीं लिखा ये, नफ़ी में सारे लाते हुए वो बहुत धीमे लहजे में बोली थी। आबाद के असबात में सारे लाया था। जानता हूँ ये सब ज़ारून की चाल थी। तुम्हारी दोस्त गजाला का किया जा रहा था ये सब। एक के बाद एक वो इसे सारे वाक़यात बताता गया। जैसे जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे मेहराब की आंखें पानियों से भर रही थी। खुद बताओ मेहराब, मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? इसने पूछा था और इसी पल बाहर गेट पर जोरदार दस्तक हुई थी। मेहराब का रंग उड़ गया जबकि आबाद ने चौंकते हुए फ़ौरन अपनी जेब से पिस्टल निकाली थी। आज इस शख्स का फैसला वो करेगा। या तो वो नहीं या मैं नहीं। मेहराब का सर थपा कर इसे हौसला देते वो गेट की तरफ बढ़ गया। मेहराब अपनी जगह सख्त खड़ी रह गई। अपनी आंखों से हवेली के एक और फर्द की मौत देखने का हौसला इसमें नहीं था। तभी वो बाग का बेडरूम में कैद होकर रह गई। खौफ से सहमा दिल आबाद अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के लिए दबा गो था। आइनी गेट के इस पार ज़ारून अब्दुल रहीम अपने घर के बाहर आबाद लतीफ़ की गाड़ी खड़ी देकर गोया गुस्से से पागल हो रहा था। इसका बस नहीं चाह रहा था कि इस जुर्रत पर वो आबाद और मेहराब दोनों की जान ले लेता। गेट खोलते ही वो भूखे शेर की मानद आबाद पर चपट पड़ा। आबाद अब्दुल लतीफ़ इस हमले के लिए तैयार नहीं था। तभी ज़ारून के अचानक पड़ने वाले गोंसे ने इसकी पिस्टल दूर फेंक दी। दोनों एक दूसरे से दस्त और गिरबाए हुए मुक्कों और लातों से एक दूसरे की तवाज़ा कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आने वाले चंद लम्हे इन दोनों में से किसी एक के लिए कितने ख़तरनाक साबित होने वाले। मेहराब का दिल जोर जर्द पत्ते की मानंद कांप रहा था। वो नहीं जानती थी कि वक्त की रकाब में अब इसके लिए क्या बचा था, मगर इसे आबाद की फ़िक्र थी। नायाब अब्दुल करीम के बाद वह आबाद अब्दुल लतीफ़ को खोने का तस्वर भी नहीं कर सकती। तभी सदके दिल से इसकी सलामती के लिए दुआ गो थी। एन इसी लम्हे गोली चलने की आवाज़ आई और इसका दिल गोया सख्त हो गया था। क्या हुआ होगा, यही सोच और फिक्र इसे कमरे से बाहर रोड की जानब खुलने वाली ग्लास विंडो के करीब लाई। अगले पल इसने देखा कि बाहर रोड पर ज़ारून अब्दुल रहीम की गाड़ी के एन करीब आबाद खून में लथपथ नीचे ज़मीन पर छत लेटा था। तभी एक मरतबा फिर इसकी गोली की आवाज़ सुनाई दी और अगले पल इसकी टांगें जैसे बेजान हो गई थी। इसके पैरों में मजीद से वजूद का बोझ बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी, लिहाजा वो वही डह गई। ये किसी आजमाइश के लिए चुन ली गई थी। वो एक के बाद एक जैसे अजाब टूट पड़े इस पर। घुटनों के गिर्द बाजू लिपटे खाली जहन से ज़मीन पर बैठी अब वो अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही थी। जितना आबाद अब्दुल लतीफ़ के जिस्म में गोलियाँ उतार कर ज़ारून अब्दुल रहीम को अब इसकी तरफ आना था। जी तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है ये खूबसूरत सा नावल। अब इसकी अगली तीसरी किस्त मैं कल पेश करूँगी। तो जल्द मिलेंगे।
अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।